जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग, कैसी चली आपकी स्टडी। मेरे दुआ से आप लोग अच्छे हो गए। ये वीडियो छोड़ के जाना यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पछताना। हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। इस वीडियो में आपको खासियत बता देता हूँ। इस वीडियो में आपका 11 नंबर पक्का हो जाएगा, वो भी 100% गारंटी के साथ आपका 11 नंबर पक्का होगा। ये मैं 100 नहीं 1000% से गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आपका 11 नंबर आज पक्का करने वाला हूं मैं। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बीपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, आप चाहे कहीं से हो, किसी जगह से हो, अगर आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो ये आपका 11 नंबर पक्का होने वाला है। पहला हमारा जो साइंस है, विज्ञान का है, इसके 11 नंबर में पक्का करने वाला हूं। विज्ञान 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक रासायनिक विज्ञान। जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें मैं 4 नंबर पक्का करने वाला हूं। जो जीव विज्ञान है उसमें मैं 4 नंबर पक्का करने वाला हूं। और जो रासायनिक विज्ञान है उसमें मैं 3 नंबर पक्का करने वाला हूं। आपको विश्वास है तो वीडियो को एंड तक देखो। अब विश्वास नहीं हो तभी वीडियो के एंड तक देखो। क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि आप YouTube पर लाखों वीडियो देखते हो, 4 नंबर पक्का करोगे, 3 नंबर पक्का करोगे, और मैं इतनी कम समय में इतना ज्यादा नंबर आपको पक्का करा रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने आपका कोई हर्ज नहीं जाता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 11 नंबर आपके परीक्षा में हर्जिस। मैं कैसे आपको बताऊं कि 11 नंबर पक्का आपके यूपी बोर्ड, बीपी बोर्ड, बिहार बोर्ड हर जगह पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे, जिससे आपके 11 नंबर 4 नंबर पक्के हो जाए इनसे, और टोटल मिला के 11 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको डिसाइड करता हूं कि भौतिक विज्ञान से आपके टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हो उस 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसकी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको मालूम होगा कि अगर वक्रता त्रिज्या पूछता है तो दुगुना हो जाता है, दुगुना। यानी कि अगर 10 है तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? समझ में आया? मैं आपको एक यहाँ ट्रिक देता हूं कि अगर आपको फोकस दूरी दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछा हो तो उसका आप दुगुना कर देना। 10 दिया है तो 20, 20 दिया तो 40। अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछता हो तो आप उसका आधा कर देना। जैसे कि मान लो वक्रता त्रिज्या हमारे 50 दिया है तो पूछ दे फोकस दूरी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? इसका फोकस दूरी 25 होगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन से मैं 2 नहीं 3 क्वेश्चन क्लियर करता चलूंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि अब मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो वो भी ठीक है, लेकिन आप चैप्टर पढ़ने का आप कोशिश मत कीजिए। आप जितना पढ़े उतना काफी है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोल रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। जो 50 सेंटीमीटर है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम 100 से भाग कर देते हैं। कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +2 डायमीटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। अति लघु प्रश्न भी आज ही अपलोड करूंगा और जल्दी से साइंस का कंप्लीट कराएगा, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कराऊंगा। आइए हम देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए नंबर है 0, बी नंबर है अनंत, सी नंबर है 25 सेंटीमीटर और डी नंबर है -25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी, यानी कि अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, इस बातों को आप ध्यान में रखना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के एफ से प्रतिशत करते हैं और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होता है। आर में कभी भी आर लिखिए, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। मैंने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि R बराबर 2F। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है और आप हम साथ में मिलके अपने रिजल्ट को आसमान में ले जाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी फोकस दूरी बोल दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछता हो तो दुगुनी हो जाती है, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जहां भी पावर में 8 देखो वही आंसर सही है, आपका ये ट्रिक है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस रंग का प्रकाश के कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगर अधिकतम की बात करें किसी क्वेश्चन में, वो भी प्रकाश में, तो बैगनी नंबर ऑप्शन सही। अगर कम का बात करें या न्यूनतम का बात करें तो लाल हो जाता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है, जो हमारा स्वस्थ आंख होता है इसके लिए दूर बिंदु। अगर दूर बिंदु की बात करें तो अनंत पर, दूर दूर पर अनंत और निकट या न्यूनतम पर 25 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। हमारे दूरदृष्टि दोष जो होता है उसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो रेटिना के आगे बनता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ आंख का न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी मैंने यहाँ पर दूर बिंदु होती है बताया अनंत पर, और यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी होती है। इसका जो न्यूनतम दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़े और मेरे बातों पर आप ध्यान से सुना कीजिए। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। आपसे मात्रक भी पूछ सकता है और एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। 11 नंबर का ऑप्शन है ए जूल, बी वोल्ट, सी कूलाम, डी एम्पियर। आप अगर चैप्टर सारे पढ़े हो एनसीईआरटी के तो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, इस सारे क्वेश्चन को आप रट लो, क्योंकि परीक्षा में आएंगे तो यही आएंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और एक बात बता दूं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आपको ये बात याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सूत्र है, आपको याद रखना है कि ओम का नियम का सूत्र V बराबर I गुणे R है, और इससे बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं, जैसे कि V बराबर I गुणे R है तो अगर हम I को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा आपका V बटा R, अगर R को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा V गुणे V बटा I। आपको ये सब बात ध्यान में रखना है। इस तीनों फार्मूला में से आपको कोई भी दे देगा तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओम 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4/n इसका मान होता है। जब भी 4 और n का मान दे 4/n आप टिक मार देना। 100% गारंटी देता हूं कि सारे क्वेश्चन में से आपकी 11 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक औसत शक्ति बराबर होता है, तो आपको याद रखना है कि 746 वाट। कभी भी ऐसा ऑप्शन दे और लास्ट में 46 दे दे, उसे आपको टिक मार देना है बिना सोचे समझे। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा चांस है पूछे जाने के। एक गतिमान अवशिष्ट कण उत्पन्न होती है। एक बात आपको याद रखना है कि जब भी गतिमान अवशिष्ट कण ये बात पूछे और उत्पन्न की बात कहे तो आपको ए और बी दोनों में मारना है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो चारों ऑप्शन है यही बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे जाते ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चारों यही एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सी नंबर मार दीजिएगा, ए और बी दोनों। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है
कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आपको बिना सोचे समझे न्यूटन एम्पियर मीटर सही मार देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बहुत ही इजी है। निम्न में से कौन श्रृंखला का निर्माण करता है? अगर आपको श्रृंखला की बात करें तो वो चीज आपको ऑप्शन में देखनी है जो एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, घास, गेहूं, आम। क्या घास जो है वो गेहूं पर निर्भर रहता है? तो नहीं। क्या गेहूं आम पर निर्भर रहता है? तो नहीं। बीसी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बकरी गाय पर निर्भर रहता है? नहीं। क्या बकरी गाय को खाना लेकर देता है? तो नहीं। अगर क्या गाय हाथी को कुछ निर्भर रहता है? तो नहीं। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि घास पर बकरी निर्भर रहता है और मानव बकरी पर निर्भर रहता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही ऑप्शन रहेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 1985 में आरंभ हुई थी। चलिए आप रासायनिक विज्ञान का 3 नंबर पक्का कर लेते हैं। अगर यूपी बोर्ड से आप पढ़ते हो तो ये 3 नंबर गारंटी के साथ यही 3 नंबर आएंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है, क्षारीय जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ये आपको बताने की बात नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल यानी कि पीने वाला जल। आपको ये बात ध्यान में रखना है, जीवाणु रहित यानी कि उसकी गंदगी दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपको ये बात भी ध्यान रखना, अगर ये ना दे तो ये भी दे सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। कहीं भी वो आप देखे तो उसका राइट आंसर आप टिक मार दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है, मूल्य पूछे या मान पूछे बराबर एक ही होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ये मैं भी गारंटी देता हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। कॉपर नहीं करते हैं, आयरन नहीं करते हैं, मैग्नीशियम नहीं करते हैं, सोडियम कर लेते हैं। सोडियम भी कर लेते हैं और कैल्शियम भी कर लेते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है कि ठंडे जल के साथ सोडियम और कैल्शियम दोनों ही अभिक्रिया कर लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? एक बात याद रखिएगा कि विस्थापित नहीं करती का बात है तो ट्रिक मारिएगा कॉपर, Cu, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉपर। एक बात ये आपको ध्यान में रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। आपको ये बात याद रखना है, जब क्रियात्मक समूह की बात है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह की बात है, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर C बराबर O। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। एसिटिक अम्ल का IPOC नाम है, तो आपको याद रखना है जब भी एसिटिक अम्ल की बात करें तो उसका आंसर हो जाता है एथेनोइक अम्ल। आप नोट करते जाइए सारे क्वेश्चन, 11 नंबर पक्का, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसमें संबंध दर्शाता है? तो मैग्नीशियम में संबंध दर्शाता है। आपको ये बात याद रखना है। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसमें विद्युत बहुत तेजी से बहता है? तो होता है F यानी कि लोहा। और सबसे कम किसमें बहता है? तो होता है सोडियम यानी कि सोडियम में बहता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये क्वेश्चन 90 नहीं 900% गारंटी है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आएंगे।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मिलती है। वो गैस कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है, तो जल से मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, जो मनुष्य में है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत स्रोतित करता है। यकृत की जब भी बात करें तो आप पित्तरस पर ठोक देना, क्योंकि यही होगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का लास्टवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा इसका चांस है। तो देख लेते हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। जो निषेचन होता है उसके कौन सा भाग फल में बदलता है। जब फल में बदलने की बात करें तो आपको बिना सोचे समझे अंडाशय पर मार देना है। अगली वीडियो अति लघु की है, जो कि आपको 18 नंबर पक्का कर देगी। और एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको काफ़ी गलत फहमी हो गई है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं कि आपका एग्ज़ाम 100% होगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं एग्जाम नहीं होगा। आप सोचो, एग्जाम ना हो उससे क्या फायदा है, एग्जाम हो कोई फायदा नहीं है। आपको तो बस एजुकेशन लेना है, आपको 10वीं क्लास नहीं, आपको आगे DA BA सब चीज पास करना है। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब लाइक करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी तैयारी कराएंगे, और साइंस के खत्म होते ही हम संस्कृत का तैयारी कराएंगे। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 90%, 95% और 99% आके रहेगा। तब तक जाने के लिए हमें अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।